गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। कल आपने जो हमारे यूपी में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सॉइल पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है, कौन कौन सी होती है, ये आपने पढ़ा था। तो आज हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे यूपी में सॉइल के बारे में, मिट्टियों के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के अपना चैनल। यूपी के यमुना गंगा दोआब और रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं कॉक मिट्टी का विस्तार है। यानी जो आपको गंगा यमुना का क्षेत्र आता है दोआब का, वहाँ पे हमारा जलोढ़ और कॉक मिट्टी का विस्तार है। कौन कौन सी मिट्टी है आपकी? जलोढ़ मिट्टी है और कॉक मिट्टी है। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में दिया गया नाम क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में दिया गया नाम क्या है, मतलब जहाँ पे वो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे उसे किस नाम से बोला जाता है? तो वहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी को सिकटा और करियाल या फिर धनका के नाम से जाना जाता है। कौन क्या नाम है? सिकटा, करियाल और धनका, ये नाम है आपके बलुई एवं दोमट मिट्टी के। फिर आता है आपका मोटी रेत, कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी, नदियों का लुप्त हो जाने, जहाँ पे आपकी नदियाँ लुप्त हो गई हैं वहाँ पे हमारी मिट्टी कैसी पाई जाती है? मोटी, रेतीली, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उसमें। तो ये आपका गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र हो गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बुंदेलखंडीय मृदा उत्तर प्रदेश में हमारा बुंदेलखंड आता है। तो इसमें इस मिट्टी मतलब बुंदेलखंडीय जो मृदा है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यहाँ पे बुंदेलखंडीय मृदा पाई जाती है। जैसे आप बात करते हैं अगर पूछा जाएगा कि अन्य नाम क्या है बुंदेलखंडीय मृदा के, तो हम लोग बताएंगे परवा, आपका एक नाम हो गया। दूसरा हो गया माड़, परवा माड़, यानी जो बुंदेलखंड में हमारी जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उनके नाम हम वहाँ पे क्या जानते हैं? परवा, माड़। फिर आता है आपका मोटा, क्या क्या नाम है? परवा, माड़ और मोटा मृदा आदि नामों से हम बुंदेलखंडीय मृदा को जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंडीय मृदा को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो परवा, माड़ और मोटा मृदा के नाम से हम बुंदेलखंडीय मृदा को जानते हैं। बुंदेलखंडीय मृदा की जो मिट्टियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ हैं। क्या कहेंगे आप? जो या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ जो है बुंदेलखंडीय मृदा में आती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। वेयर इज गॉन माय रजिस्टर। अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी हमारी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाई जाती है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको होगा इसमें किस टाइप की हम फसल उगाते हैं, किस टाइप की हम रेड सॉइल में जो है
क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका गेहूँ, फिर आता है आपका चना। कौन कौन सी? गेहूँ, चना, और जितने भी दलहन में फसलें आती हैं वो हम लाल मिट्टी में ही उगाते हैं। किस मिट्टी में उगाते हैं हम? लाल मिट्टी में। कौन कौन सी फसलें? गेहूँ, चना और दलहन आदि। ये सारी फसलें हम लाल मिट्टी में उगाते हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है? हमारी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। फिर इसके बाद आते हैं कि लाल मिट्टी में किन चीज़ों की कमी होती है, मतलब किन चीज़ों की कमी होती है लाल मिट्टी में? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, जीवांश की कमी होती है हमारी लाल मिट्टी, जीवांश, और हमारी फास्फोरस, चूना, फास्फोरस, चूना, इन सबकी हमारी जो रेड सॉइल है उसमें इन सारी चीज़ों की कमी होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, चूना, इनकी सबकी हमारी लाल मिट्टी में कमी होती है। और अगर आपसे कहा जाए कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो लाल मिट्टी निर्मित होती है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा, तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट आपका आएगा कि अगर पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बालू में लाल शैवालों से, जो है हमारे शैलों से, उसका लाल बालू में शैलों से यानी पत्थरों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। शैलों से बनी होती है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कैसी होती है? लाल मिट्टी बालू में होती है, शैलों से मिलकर बनी होती है। शैल में होता है, पता ही आपको भी मालूम है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में होता है। इसका कहाँ पे होता है? इसमें लाल मिट्टी का विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार। अगर आपसे पूछा जाए लाल मिट्टी का विस्तार, तो आप क्या बताएंगे? बेतवा और धसान, ये नदियों के नाम है आपका, बेतवा और धसान। यहाँ पे जो है आपकी जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में। नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। जल प्लावित क्षेत्रों में मिलती है हमारी, क्या मिलती है? लाल मृदा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपने लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी लाल क्यों होती है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण, FeO इसका फार्मूला होता है। फेरस ऑक्साइड के कारण हमारी मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आपसे। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वायु अपरदन से प्रभावित जिले। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में कौन से जिले प्रभावित हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा आगरा और मथुरा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा जिले आपके जो हैं वायु अपरदन से प्रभावित जिले हैं। अगर पूछा जाएगा जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आप जरा बताइए आंसर मुझे। तो इसका आंसर होगा हिमालय का तराई क्षेत्र। हिमालय
हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय का तराई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है जलीय अपर्दन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी में टर्सरी मिट्टी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी मिट्टी से प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा होगा? शिवालिक। शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र आपका किससे प्रभावित है? टर्शियरी मिट्टी से आपका प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर आपका क्वेश्चन है, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी जल जहाँ पे बहता है उस नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिए, वरना मैं कहूँ तो इसे हम धूम मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? धूम मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो जल प्लावित नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टी है उसे हम किन नामों से जानते हैं? बुंदेलखंड की जो मिट्टी है उसे हम किन नामों से, काली मिट्टी को हम किन नामों से जानते हैं? यानी कि बुंदेलखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका पहला, रेगुर मिट्टी के नाम से हम काली मिट्टी को जानते हैं, रेगुर। ठीक। दूसरा है आपका, करेल नाम से भी हम जानते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को बुंदेलखंड में हम क्या जानते हैं? करेल, रेगुर और कपासी मृदा और कपासी मिट्टी या मृदा, इन सारे नामों से हम बुंदेलखंड में रेगुर या करेल, कपासी मृदा के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपका क्वेश्चन है कि प्रथम वन नीति लागू कब हुई? ये हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ वन नीतियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रथम वन नीति आपकी कब लागू हुई थी? कैन एनीवन गिव आंसर? प्लीज कमेंट। प्रथम वन नीति हमारी लागू हुई थी 1952 में। 1952 में हमारी प्रथम वन नीति आई थी और द्वितीय वन नीति हमारी 1988 में आई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम वन नीति यूपी में कब लागू हुई तो 1952 में, और सेकेंड अगर आपसे वन नीति पूछी जाएगी तो 1988 में लागू हुई थी। फिर आता है आपका संचालन वर्ष कि उत्तर प्रदेश में नीति का संचालन कब किया गया? तो 1998 में हमारा जो वन नीति उसका संचालन वर्ष क्या है, कब से मतलब चलने लगी? तो 1998 से 1998 से हमारी संचालन वर्ष नीति लागू हुई। फिर आपका क्वेश्चन आता है, राज्य वन नीति कब लागू हुई? तो राज्य वन नीति हमारी कब लागू हुई थी? 2017 में। 2017 में लागू हुई थी। राज्य वन नीति हमारी कब लागू हुई थी? 2017 में लागू हुई थी। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर आई थी। ये जो वन नीति आई थी 2017 की, ये 1998 के स्थान पर हमारी 2017 की राज्य वन नीति लागू हुई थी। ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आते हैं जो हमारे वृक्ष पाए जाते हैं यूपी में, हम उन वृक्षों का किस तरह से लाभ उपयोग करते हैं, किस तरह से उनका उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर वृक्ष है आपका, उससे आप जो पान है उसमें कत्था लगा के खाते हैं, उससे हमें कत्था प्राप्त होता है। खैर वृक्ष से हमें क्या मिलता है? कत्था मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कत्था हमें किस वृक्ष से मिलता है तो खैर वृक्ष से हमें कत्था की
प्राप्ति होती है। सेकंड है आपका चीड़ वृक्ष। तो चीड़ वृक्ष से हमें बिरोजा प्राप्त होता है और तारपीन का तेल हमें चीड़ वृक्ष से मिलता है। फिर है आपका बांस। बांस हमारा कागज उद्योग में प्रयोग होता है और बेत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बांस के पेड़ का। फिर तेंदू वृक्ष। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। तेंदू वृक्ष से आप धुआं सुलगाने का काम करते हैं, मुँह से यानी बीड़ी बनाने का काम करते हैं। तो बीड़ी कैसे बनती है? तेंदू वृक्ष के पेड़ की जो पत्तियां होती है उनसे हमारी बीड़ी की निर्मित की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साल और सागौन वृक्ष का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो साल और सागौन का इस्तेमाल हम इमारती लकड़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका क्वेश्चन साल, चीड़, सागौन और देवदार जो कि अच्छे खासे पेड़ हैं, बहुत अच्छी खासी कीमत रखते हैं खुद की। इनका उपयोग रेलवे लाइन की जो स्लीपर बनाए जाते हैं उनमें करते हैं। रेलवे लाइन के स्लीपर बनाने में साल, चीड़ और देवदार के वृक्षों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा चेंज लेने वाली हूँ अब, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कुछ मतलब थोड़ा सा अभी नर्वस हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी नया स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, शायद इसीलिए हो सकता है। आई होप इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत करूँगी आगे चल के, बट ये सारी चीज़ें आपके प्यार सपोर्ट से ही हो पाएंगी। आपसे ही संभव है सिर्फ, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे की ओर बढ़ाएं। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको टेट, सुपर टेट या फिर यूपी SSC के जो भी एग्ज़ाम्स आप देंगे उनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ आपको। जो भी थ्योरी बताऊँगी वो मतलब उससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ये मैं 100% अपने होकर बोल सकती हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।